Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में यके बाद दीगरे जो है ना पाकिस्तान से गेस्ट आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल हालात में है। और बजट के बाद तो यकीनन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक कहराम मचा हुआ है, उस देख के भी अफसोस हो रहा है। लेकिन क्या वाकई मजबूरियां हैं? अगर मजबूरियां हैं तो वो नज़र क्यों नहीं आ रही कि बड़े पैमाने पे हुकूमती सतह पे उस तरह से अखराजात कम नहीं किए जा रहे, लेकिन आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। फिर लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली कराची के हवाले से, तो आज हमारे साथ कराची के एक बिजनेसमैन हैं और एक पॉलिटिशियन है। नजब मिर्ज़ा साहब हैं, MPA 94 के। और जौहर कंदारी साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के। सबसे पहले सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को लेने का मकसद ये है कि नॉर्थ अमेरिका के नाजरीन जो हैं, पाकिस्तान में तो सब कुछ चलता ही रहता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के नाजरीन को करेक्ट सूरत हाल आप लोगों से पता चलती है। हम किसी और की खबर नशर नहीं कर रहे, बल्कि आप लोगों से सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले जौहर साहब, आपसे पूछूंगा कि जो बजट है, इसको अगर आप 2 सेंटेंस में देखें, बताएंगे कि ये अच्छा है, बुरा है, शायद अच्छा हो जाएगा आगे जाके, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुद्दू किया आज के इस प्रोग्राम में। ये बजट 2 लाइन में तो सर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके तो एक बहुत बड़ा इसको बताने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये बजट जो बना ये अभी तक के बेसिकली ना सनतकार के समझ में आया, ना कारोबारी के आदमी के समझ में आया, और ना ही एक हमारी मासिस के समझ में आया जो आवाम है। और आई थिंक जिन्होंने पेश किया है या जिन्होंने बनाया वो भी शायद अभी तक इसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके कि वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत ही एक्चुअली हुआ ही था कि इस बजट के बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में पिछले दिनों रही है, उसके बाद ऑनेस्टली बताऊं कि एज ए ट्रेड बॉडी, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी इस बजट से कि ये ऐसा बजट आएगा अंदर जो हालात चल रहे हैं सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, जो शायद कुछ थोड़ा ऑक्सीजन देगा इस गिरती हुई इकोनॉमी को, इस गिरती हुई इंडस्ट्री को, एक सर्वाइवल कोई आएगा, कोई बड़े अच्छे पैकेज आएंगे जिससे आगे चल के चीजें बेहतरी होगी। और इस हवाले से हमने बेशुमार इनको अपने तजावीज़, रिकमेंडेशन भी भेजे। हमारी कोरिंगेशन की तरफ से भी 72 पेज का पूरा एक बड़ा ब्रीफ उनको बजट प्रपोजल किया, जिसमें तमाम रिकमेंडेशन, टैरिफ, टेबल, जो उनका एक तरीकेकार होता है बना के दिया गया। खुशाइन बात यह है कि बजट जाने के 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से कॉल भी आएगी जिसकी 2 कॉपियां और भेजें। फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से कॉल आएगी जिसकी एक कॉपी भेजे। तो हमें लगा कि यार कुछ थोड़ा सा इस पे काम हो रहा है, लेकिन जब बजट सुना, बजट देखा, तो कोई चीज भी वो नहीं थी जो हमसे हमारी रिकमेंडेशन अच्छा, में शामिल थोड़ा थी। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जब बजट बनता है तो उससे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एटलीस्ट जो एक साथ हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनसे मशावरात होती हैं, या बजट के मामले में जो है वो हम खुदसरी दिखाते हैं जो हुकूमत में लोग होते हैं? देखिए वसीम साहब, ये जब बजट आपका बनता है, बेसिकली ये किसी इदारे का, किसी इलाके का, किसी सियासी पार्टी का बजट नहीं होता, ये पूरे मुल्क का बजट होता है। और एक इस बजट के अंदर जो है खासतौर पे अवामुल नास का, जिसको हम मासिस कहते हैं, और मुल्क के अंदर जो आपकी इंडस्ट्री है, कारोबार है, इकोनॉमिक्स है, उन सबको एक तखमीना लगाया जाता है कि जी ये हमारी इनकम होगी और ये हमारे इसके अगेंस्ट खर्चे होंगे। आप, और जहां तक मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन की बात होती है, तो एज ए ट्रेड बॉडीज या चैम्बर से तो हमेशा रिकमेंडेशन मांगी जाती है और हम हमेशा देते हैं, और हमारा मजाक भी उड़ता है कि यार ये रद्दी की टोकरी में चले जाएगा, इसका हासिल कुछ नहीं होगा। इस बार भी ऐसे ही लगा कि वो रद्दी की टोकरी की नजर हो गया होगा, कि जो तजावीज थी वो कहीं भी होती हुई नजर नहीं आई हमारे हमारे और ऐसी मैं समझता हूँ जो सियासी पार्टी हैं, जो कॉलिशन में है, हुकूमत में है या अपोजिशन में है, क्योंकि हैं तो भी अवामी नुमाइंदे ना, इलेक्ट होके आते हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल से इसका हिस्सा बनना चाहिए, उनकी तजावीज लेनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, वही पाकिस्तान की बात करते होंगे, पाकिस्तान का ही उनका उसी मुल्क किसी शहर में रहते हैं इसलिए। तो अगर इस बार से देखें, हैरत की बात यह कि जो इन्होंने तखमीना रखा है टैक्सेस का, वो 12,975 अरब रुपया रखा है इस साल का। और हैरत की बात आपको बताऊं कि जो उसमें हम सूद देंगे इस अपने इनकम, इस टारगेट के जरिए, वो 9,770 अरब रुपए है। तो जो आपका जो खसारा है बजट का, वो तकरीबन 8,880 या कुछ ऐसी हजार अरब रुपए हैं, जो तकरीबन आपका सूद का अमाउंट है।
तो आप जो आपका खसारा है वो तो पूरा सूद में निकल गया। आप जो बचे 3-3.5 हजार अरब रुपए, उसके ऊपर आपने पूरा बजट प्ले किया है, जिसमें आपके जाहिर सी बात है कुछ 15-16-17 हजार के मालियाती प्रोग्राम जो चले आ रहे हैं, 7-8 हजार अरब रुपया आपका सूबों का बजट भी है। आपके पास इसमें जो रेवेन्यू टारगेट आपने जो नए नए सेक्टर थोड़े से ढूंढे, उसमें आपने कहा कि जी जो नॉन ट्रेडिशनल हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनको हम कुछ नेटवर्क में लाएंगे, कुछ उससे इनकम हो जाएगी, कुछ जो सफेद हाथी हुकूमत ने पाले हुए उसको शायद कुछ बेच बाच के कुछ पैसे वसूल कर लेंगे। बजट ऐसा नहीं बनता आसिफ साहब। ये बजट क्योंकि हम ट्रेड के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, हम भी अपने किसी इंडस्ट्री का बजट बनाते हैं, हम अपने घर का बजट भी बनाते हैं। बड़ा बैलेंस करना होता है चीजों को, आपको अपनी इनकम को और अपनी आमदन को और अच्छा अपने अखराजात को जौहर बैलेंस साहब, करना होता है। खता कलामी की माफ़ी। अभी हम आपसे 2-3 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं बजट के हवाले से, क्योंकि इस बजट को जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह नहीं देखा कि जो जिस तरीके से लोग जो हैं वाक़ई ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मैं नजम साहब के पास जाऊँगा। नजम साहब, कराची की सूरत हाल, नॉर्थ अमेरिका के लोग जो हैं वो हमेशा ही डरते रहते हैं कि हर दफ़ा जो है वो कुछ ना कुछ कराची के अंदर चल रहा होता है। तो हमने पिछले दिनों भी देखा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ आपके साथ चल रहे हैं, और इसके अलावा कराची के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको नज़र नहीं आ रहा कि आपकी रोकथाम है। और जो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 2-3 सवाल हो गए आपसे, कि आपको लगता है कि हर हफ्ते, हर महीने 15, 20, 25, 30 जो लोगों को पकड़ा जाता है उनको सजाएं भी दी जा रही हैं, या हर शख्स जो है वह जमानत पे रिहा है? क्योंकि कराची का एक कातिल जब पकड़ा गया तो कि वो 7वीं दफा जेल से जमानत पे रिहा हुआ था। तो क्या जुडिशरी, क्या अदालती सिस्टम जो है वो काम कर रहा है या सिर्फ जमानतों पे रिहा कर रहा है? जी नजम। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहूँ कि आपने कंधारी साहब से एक बात पूछी थी कि सियासी जमातों को मशावरत में शामिल किया जाता है इसमें या नहीं किया जाता। तो इसमें देखें, बजट से पहले ना एक प्री बजट सेशन होता है, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी, अगर आप सूबे के बजट पेश कर रहे हो। तो इस दफ़ा हैरानकुन तौर पे ना वफाकी असेंबली, कौमी असेंबली में प्री बजट सेशन हुआ है, ना सूबाई असेंबली में प्री बजट सेशन हुआ है। और तमाम स्टेक होल्डर्स को बजट की डिस्कशन में शामिल किया जाता है, उनसे तजावीज़ दी जाती हैं। जैसे एक पार्टी एक नहायत अहम पार्ट है मईशत का, कराची की, और कराची पाकिस्तान की मईशत का एक अहम हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा कोई मशावरत मेरे हिसाब से नहीं की गई है। दूसरी बात की आपने कराची की लॉ एंड ऑर्डर की। कराची का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि मैं इस वक्त भी अपने ना एमपी ऑफिस में ही बैठा हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो इस वजह से मुझे वैसे तो अपने घर पे करना था, आपका 11 बजे का टाइम था, लेकिन यहाँ पे कुछ मसले मसाइल ऐसे आ गए थे कि जो मुझे यहाँ पे बैठना पड़ गया। तो कल ही मैं कराची में, आप समझे कि 85 के करीब लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात में जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और ज़ख्मी होना इसके अलावा है। तो ये मैं 1 जनवरी से आपको फिगर बता रहा हूँ, और ये सिंध गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में बहुत ख़राब है। आप मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप कोई मोबाइल लेके कहीं बाहर निकलें और आपसे स्नैच ना हो जाए। और दूसरी बात आपने की कि वो ज़मानत वाली की एक मुलज़िम जो है वो 7 दफ़ा रिहा हो चुका है ज़मानतों पे। तो आसिम भाई, यहाँ पर ना पूरा एक माफिया काम कर रहा है। एक माफिया तो लूट रहा है, दूसरा माफिया जो है वो इनकी ज़मानतें ले रहा है। यानी कि 100 से 150 का एक फिगर है लोगों का, जो ये सारे क्रिमिनल्स की ज़मानत करवाते हैं और इनकी ज़मानतें रखवाते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है अभी कराची में। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा कि अभी एक मुज़ाकरात चल रहे थे सिंध के अंदर, जो सिंध गवर्नमेंट के साथ, के किमाड़ी जो है, जो जहाँ पर ये जहाज़, कंटेनर, सारी चीज़ें जो आती हैं हमारा, वो बंद होने जा रहा है, वो स्ट्राइक की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं हम बंद कर देंगे। बिजली की वहाँ पे शायद प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, और सिंध गवर्नमेंट जो है उनको बिल्कुल उस तरीके से टेक केयर नहीं करी। वो क्या किस्सा है, वो आपको? भाई, वो मीटिंग हुई है वो के एनर्जी के ऑफिस में हुई है, नासिर हुसैन शाह के ऑफिस में। उसमें आप देखेंगे जो साहब बात कर रहे हैं उसके बराबर में मैं ही बैठा हूँ। अच्छा, वो आसिफ खान साहब हैं। अच्छा, ये मीटिंग जो है ना वो बखल से 25 डेज हो गए, आई थिंक 20 to 25 डेज पहले की है वो।
उस वक्त की वो सूरत हाल हम सब गए थे, जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब के ऑफिस में ये मीटिंग हुई थी। सईद गनी साहब थे, नबील कपूर साहब थे, अली खुर्शीदी साहब थे, हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं, बाकी जमात इस्लामी के फारूक साहब थे और ये आसिफ खान साहब थे। तो ये वो जो वीडियो चल रही है, तो वो उस वक्त की बात कर रहे हैं। अभी की सिचुएशन नहीं है कि अभी कोई ऐसे ब्लॉकेज हो रहा है या कोई अभी एहतजाज हो रहा है, लेकिन पूरे कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ पर 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है लोड मैनेजमेंट के नाम पे, यानी कि वो रात में भी किसी टाइम भी 2 घंटे बिजली बंद कर देते हैं कि लोड मैनेजमेंट हो रही है। तो एक तरफ तो अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, फिर दूसरी तरफ आपका ये के इलेक्ट्रिक ने जिंदगी अजीरन की हुई है कराची के शहरियों की, और आप समझे कि 80% कराची में जो है वो इस किस्म की सूरत हाल है। बिल्कुल इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं जब कोरंगी गया था और वहाँ पे मैं शान मसाला एक है वहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त हो गया था उनका, मैंने इंटरव्यू भी अमेरिका में भी किया था। तो मुझे खुद देख के हैरत हो रही थी कि यार कितनी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लाइन से बनी हुई होती हैं। और इसी तरह लालू खेत में अभी एक साहब का ने एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी बनाई थी कि जिस तरीके से छोटे हजारों के करीब जो हैं छोटे वो हैं। इस बिजली के बिल के बाद तो मैं तो समझ ही नहीं रहा कि कोई ना कोई भी फैक्ट्री, इवन ठेला नहीं चल सकता। मैंने अभी एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी कि बाकायदा एक जगह बिजली चोरी कराई जा रही है। वो पूरा एक ग्रुप है, एक गोट कह लें या एक इलाका कह लें, एक जगह कह लें कि वहां पे वो बिजली के वो उन्होंने वो लगाया है और वो कुंडा लगा के उन्होंने वहां फेंका है। तो एक तरफ तो आप लोग फैसिलिटेटर बने हुए हैं चोरी के, दूसरी तरफ जो मेहनत से कमाना चाहते हैं, जो कराची और टैक्स देते हैं, और पूरा पाकिस्तान जो है वो डिपेंड करता है पाकिस्तान के टैक्स पे। वहां ये बताएं कि जौहर साहब ये कब तक चलेगा? ये इसकी लिमिट अब हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि अगले 3-4 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आसिफ साहब, ये क्योंकि हम टॉपिक हमारा के इलेक्ट्रिक के हवाले से आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत संगीन तरीन मसला कराची में इस वक्त बिजली का है। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप आम इलाकों की बात करें जहाँ पे बिजली चोरी होती है, आप जैसे कह रहे थे कि छोटे इलाके छोटी आबादियों में चोरी हो रही है, तो उसके साथ ये किया जा रहा है कि पैसे खा के अगर सही बात है, अगर मैं कहता हूँ कि कोई गरीब छोटे इलाके में नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कुंडा डाल के चोरी कर रहा है, तो कुंडा डलवाने वाले भी तो फिर यही लोग हैं ना। ऐसे कोई बगैर इनकी मिली भगत के तो किसी की जरूरत नहीं है कुछ तरीके से कर लेते। इसे मतलब दोनों हाथ से ताली बजती है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि जो जो ये कुंडा दला रहा है वो उसकी हैसियत ही नहीं है। जो बेचारा एक 80 गज के 60 गज के क्वार्टर में रहता है और चादरों की छत में जो है वो आज 45 डिग्री टेम्परेचर पर रह रहा है, और उसकी उसकी नहीं है ना साख इतनी कि उसको बर्दाश्त कर सके। अगर उसका मुनासिब और जायज रेट पे बिजली मिलनी शुरू हो जाए तो उसे क्या जरूरत पड़ी इस तरीके से करने की। अब आप अगर इसमें आते हैं कि जो मसला ये है कि अब आप इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूं, पहले तो शहर में बिजली मिलती नहीं है। जब बिजली नहीं मिली तो लोगों ने अपनी सेल्फ जनरेशन शुरू कर दी। इंडस्ट्री ने अपने जनरेटर लगा लिए कैप्टिव पावर के ऊपर जो गैस से चलते हैं। फिर गैस मिलना ही बंद हो गई, उस पर आए दिन 2-2 हफ्ते में 2-2 दिन लोड शेडिंग होती है, अचानक प्रेशर खत्म हो जाता है। ये वो इंडस्ट्रीज है जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, आपने उनको कनेक्शन दिए हैं कैप्टिव पावर के, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। ये ज़र मुबादला कमाती हैं आपके मुल्क के लिए, आपके लिए आई कमाई पूत बेटे हैं आपके, आपको फख्र होना चाहिए इनके ऊपर। अब आपका अगर एक मरतबा आप इसके शट डाउन करते हैं तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको अपने दोबारा उस रिदम में आने के लिए 4 से 6 घंटे चाहिए होते हैं जब वो अपनी फुल प्रोडक्शन में आते हैं इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी की बात। तो ये चीजें कोई महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं काटी में बैठा हूँ, एवरी वीक हमारे काटी से नोटिफिकेशन तमाम मेम्बरान को दिया जाता है कि जी फला तारीख को आपके पास बिजली की गैस की जो है ना वो मतलब बंद होगी, गैस नहीं अवेलेबल होगी। बहुत बड़ा मसला है। मसला है कि सर आसिम भाई कि इस वक्त हम इस रीजन में ना जहाँ पे हम बैठ के कारोबार कर रहे हैं, ये हम सबसे ज्यादा रेट इलेक्ट्रिसिटी के उस रीजन में दे रहे हैं, सबसे ज्यादा रेट हम गैस के इस रीजन में दे रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्कअप हम इस रीजन में दे रहे हैं। हमारे पास ये बुनियादी चीज है इंडस्ट्री लगाने के लिए। अगर आप बिजली, पानी, गैस, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्कअप नहीं देंगे तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी? कराची एक एक शहर नहीं है। कराची तो कई मुल्कों के बराबर एक एक शहर है। आप मैं खाली मेरी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की और सराउंडिंग की आबादी मिला लें ना तो सर वो दुबई से बड़ी है। कोरंगी लांडी एक पूरा एक मुल्क है सर। अगर आप दुनिया में देखें इतने बड़े मुल्क नहीं होते। इधर इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे एक और मसला भी है कि ये शहर इस तरीके से फैला है, इस तरीके से बड़ा है कि मतलब पहले वो
पहले इंक्रोचमेंट हुई, फिर कच्ची आबादी बनी, फिर वो रेगुलाइज होते गई, फिर वहाँ बिजली भी आ गई, गैस भी आ गई, पानी भी आ गई। ठीक है, इसमें कुछ कुछ नाअहली उन लोगों की भी है जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, कि जाहिर सी बात। और कुछ इसमें मैं समझता हूँ कि बहैसियत शहरी भी हमने कुछ इसके साथ अच्छा इंसाफ नहीं किया है। कुछ ज्यादती हम लोग की तरफ से भी हुई है, शहरी की तरफ से भी हुई है, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये अब जो, अच्छा एक और बिजली के हवाले से मुझे आपको अहम बात बताऊं कि बिजली ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि हमारे पास कम है। बिजली हमारी जरूरत से ज्यादा है, इस शहर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा। इस शहर जितनी बिजली तो हम कराची में खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैरिफ वगैरह के जो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। 2600 आई थिंक कोई मेगावाट उसकी कुछ है, और 3500 मेगावाट की हमारी रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 4800 है। तो मतलब हम इसको जा उस पर हैं जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन तरीकेकार है बिजली पैदा करने का। हम विंड पे नहीं जा रहे, हम सोलर पे नहीं जा रहे, हम डैम बना के पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आई मीन जो अल्टीमेट सबसे महंगी सोर्स है उस पर जा रहे हैं। और जो लाइन लॉसेस आपके हो रहे हैं, जो बिजली चोरी हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका तबाह है, उस सारी चोरी का, उस सारी डिस्ट्रीब्यूशन की खराबी का आप उन लोगों पे बिल डाल रहे हैं जो बिल देते हैं। तब ये तो जुल्म है ना। अगर आपकी नाअहली की वजह से लाइन लॉसेस हो रहे हैं या लेकिन सर डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो रही है। जौहर साहब, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो बिजली की कंपनीज हैं वो पॉलिटिशियंस की हैं, तो अब पब्लिक को भी अंदाजा हो रहा है कि आप कब तक उनको रोकेंगे, कब तक सर उनके साथ खेलेंगे, कब तक उनकी बर्दाश्त को वो चेक करेंगे। कभी ना कभी किसी ना किसी उस पे तो वो निकलेगी ना। उसके बाद फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हैं खुद जो जो बिजनेसमैन है वो कोई डिसीजन लें। सर लिया ना हमने डिसीजन। हमने जब बिजली नहीं मिली तो अपने जनरेटर लगा लिए, जनरेटर के लिए गैस देना बंद कर दी। अब क्या, अब सोलर लगाने जाए तो सोलर लगाना इतना आसान तो नहीं कि आप उसमें 2-2, 5-5 मेगावाट के पैनल लगा के इंडस्ट्री, कल को सोलर भी लगा लेते हैं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, और उसका हाल भी वो हो जो सीएनजी स्टेशन के साथ हुआ। लोगों ने अपने घर भेज भेज के सीएनजी स्टेशन लगाए, इतना प्रमोट किया गया, और रातों रात वो बंद हो गए और लोग फारिग हो गए, और आज सीएनजी पंप सारे बंद पड़े। बिलियंस ऑफ रुपीज की इन्वेस्टमेंट आपकी पानी में मिल गई। पॉलिसी नहीं है सर। देखें, मैं बार बार कहता हूँ, नजम साहब बैठे हैं, सियासी लोग हैं, मैं इनके सामने मैं बड़ा मुताब होकर बात करता हूँ। इस मुल्क में सर अलमिया ये है कि जब तक कि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, बिल्कुल एनर्जी 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 आउटरीच का मसला हल नहीं होगा। और तीसरा जो आपने अपने इंट्रो में कहा, लॉ एंड ऑर्डर। ये तीन चीजें आप मोदी की रिपोर्ट उठा के देख लें। आप आईएमएफ ने भी अब कह दिया ना कि जी आपको, और आईडीबी भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कह दिया कि जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, यहाँ पे चीजें बेहतर नहीं हो सकती। सियासी इस्तेकाम किसी मुल्क के लिए भी इकोनॉमी को फरोग देने के लिए रीढ़ की हड्डी है सर। आज लोग, पूरा पाकिस्तान आपका वेट एंड सी पे चला गया है। वो नया काम नहीं कर रहा, नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, नई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, फिर कुछ पॉलिसीज का फुकदान है। देखिए, हम आज आज हम एक मोबाइल फोन पे सारा कारोबार करते हैं। वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। हमारे पास दुनिया बहुत महदूद हो गई है। बिल्कुल आज एक एक चीज आज जो है ना सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे और इस पे चीजें आती हैं। पहले लोग जाके ट्रैवलिंग करके सौदा करते थे, आज व्हाट्सएप पे कॉल करके, फेसबुक पे, जूम पे कॉल करके सौदे करते हैं। इस दौर में अगर हम अपनी वैल्यू एडिशन को फरोग नहीं देंगे, इतना बड़ा अलमिया है सर कि एक स्टैंडर्ड मशीनरी यहाँ से इंपोर्ट होती है तो उसका ड्यूटी रेट भी वही है, और एक हाई टेक वैल्यू एडिशन प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी होती है तो उसका ड्यूटी रेट भी वही है। वो तो जीरो होना चाहिए, उससे आप वैल्यू एडिशन हासिल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल। किसको बोलूं? जौहर साहब, आपने जो बातें बताई, मैं नॉर्थ अमेरिका के नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बता दूं कि हमारी यही कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान से ऐसे लोगों को लें जो असल हकीकत पाकिस्तान की बताएं, ना कि हम यहाँ पर बैठ कर टेबल न्यूज़ बनाएं या पाकिस्तान की खबरों को जो है सुन के अपना तजिया दें। तो आज हमारे साथ जो हैं पॉलिटिशियन भी हैं और कारोबारी साहब भी हैं। तो अब पॉलिटिशियन के पास चलते हैं। सर, ऐसा क्या है कि आप लोगों के बयानात उस तरीके से नहीं आते कि पंजाब में जो है वो हमें लगता है कि रोज़ाना जो है, या तो उनकी मीडिया टीम बहुत अच्छी है, मिलियंस ऑफ रुपीस के जो है इश्तिहारात चल रहे होते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जाता है। हर जगह सुबह 6 बजे से 8 बजे से मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो काम करने निकलती हैं। उनके पास बजट भी है, उनके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं। लेकिन हम जब दूसरे सूबों में जाते हैं तो हमें जो है कुछ नज़र नहीं आता। 8 साल से जो है आपके सिंध सूबे में हमने देखा कि क्या लाड़काना पेरिस बन गया, क्या दूसरे छोटे शहर जो हैं उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है, क्या कच्चे के डाकुओं जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे बैठ के बाकायदा रियासत को ललकार रहे हैं और रियासत जो है वो दुबकी बैठी हुई है।
आप लोग जब वहाँ मिलते हैं, जब बैठते हैं एमपी एमएनए जो पॉलिटिशियन सियासतदान मुख्तलिफ पार्टीज के, तो आप लोग ये बात किस अंदाज में करते हैं कि आया हमने इस शहर को ऊपर उठाना है या इसी तरह रुलाते रहना है? कि आप लोगों की क्या फीलिंग होती है, क्या बातें होती हैं? हमने देखा माजी में तो कढ़ाई गोश्त भी रोड के किनारे खाते थे फारूक सत्तार साहब और दूसरे लोग जो एमक्यूएम के होते थे। एक लेकिन अभी तो बिल्कुल मुझे लगता है कोल्ड वॉर चल रही है सियासी हलकों के दरमियान भी। क्या कहेंगे? इसमें आपने जो पहली बात की मरीम नवाज की, तो देखें उनका अपना वर्किंग स्टाइल है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इसमें जैसे अभी असेंबली का सेशन हुआ, उसमें बजट में आपने देखा कि एमक्यूएम के एक रुकने सूबाई असेंबली ने मुदल्लिल और जामे अंदाज में सिंध का मुकदमा पेश किया और उसमें उनको बताया कि सिंध की हुकूमत को कि भाई कि आप 15 साल से इस गवर्नमेंट में हैं और किसी शोबे में आपकी तरक्की सिफर है। आप लॉ एंड ऑर्डर देख लें, आप एजुकेशन देख लें, आप सेहत देख लें, आप कोई भी ट्रांसपोर्ट देख लें इवन, तो आप तो किसी शोबे में हम कराची सिंध तो क्या कराची आगे नहीं बढ़ रहा है इस किसी भी बात में। और आप उसमें अरबों का बजट रोजाना हर साल के बुनियाद पे इजाफा कर देते हैं। उनको एक एक पॉइंट हमने बताया और उस पर हमने इस दफ़ा रिकॉर्ड 1500 कट मोशंस उनकी बजट पे डाली हैं। तो जो जाहिर बात है कि जो हमारे उनकी अरकान असेंबली ज़ाता है कि जो हमारी मुस्तरद हो गई, उनको हमने बिल्कुल टफ टाइम दिया है और हर शोबे में उनको बताया है कि उनको आपको पता है कि कराची सिंध जो है 1900 बिलियन रुपीस फेडरल ट्रांसफर से इस दफ़ा उसको एक्सपेक्टेड है, यानी 1900 अरब रुपए उनको फेडरल ट्रांसफर से जो 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड का चक्कर शुरू हुआ है उनको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वो कराची की तो मरूने मिन्नत है, वो कराची का शेयर तो यहाँ से जाता है जो उनके पास रिटर्न होके इसमें आता है। तो उनको हमने बताया है और उनका खुद अपना रेवेन्यू 662 अरब रुपए का उन्होंने एक एस्टीमेट अभी अपने दिया है कि पूरा सूबा सिंध जो है वो 662 अरब रुपए जमा करेगा। अब 662 में से उन्होंने क्या किया है कि ये जौहर भाई बैठे हुए हैं, SRB उन्होंने 13 से 15% कर दिया है जो शोबे 142 सेक्टर्स थे जिन पे वो ले रहे थे। इसके अलावा उन्होंने 3 सेक्टर्स पे और ये SRB अप्लाई कर दिया है, यानी कि सबसे नंबर 1 एजुकेशन सेक्टर, यानी कि आप हुकूमत सिंध यहाँ के बच्चों को तालीम दे न दे, लेकिन जब हम अपने बच्चों को या कराची के शहरी सिंध के शहरी अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं तो आप उनसे भी 15% चार्ज कर रहे हैं SRB। नंबर 2, दूसरी चीज उन्होंने ये मेडिकल प्रैक्टिस कंसल्टेंट्स, डेंटिस्ट और जो भी हमारे GPs हैं, जो भी सारे मेडिकल जो कंसल्टेंट्स हैं, उन पे उन्होंने 15% टैक्स लगा दिया है। हॉस्पिटल के जो मेडिकल बिल्स हैं, यानी कि हॉस्पिटल का बेड पे आपके जो खर्चा आ रहा है, आप अगर कोई एडमिट हो जाता है उस पर उन्होंने 15% लगा दिया। इवन पेट केयर पे लगा दिया। इसके अलावा आपके व्हीकल टोइंग, यानी कि आपकी रोड पे गाड़ी खराब हो जाए ना और आप टो करने के लिए व्हीकल बुलाएंगे तो आपने उसको 1 जुलाई से 15% SRB उस पर सर्विसेज पे भी देना है। और उस पर रिटर्न आप उनकी हालत देख लें, सूबा सिंध की ट्रांसपोर्ट की हालत देख लें, सेहत की हालत देख लें, गोश्त स्कूल की भरमार है, हर चीज हमने उनको बताई है। ठीक है, और उस पर हमने उनको दोबारा भी बताया कि भाई आप तो उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं, वफाकी हुकूमत तो लगा रही है सारी चीजें। अब सिंध में 2 मसले हैं, सिंध में मसले 2 ये हैं कि या तो आप एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस करते हैं या आप नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस करते हैं। मैंने अपनी स्पीच में CM साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं वो हमारे, उनको मैंने बताया कि देखें जब नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस वाला 6 लाख रुपए साल के कमाता है ना, तो उस पर टैक्सेबल हो जाती है उसकी इनकम, और उस पे 7.5-8% से लेके, और उस पे स्लैब्स हैं, 8 स्लैब्स हम पे लगते हैं अगर हम नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस करते हैं, और वो 35% तक चला जाता है वो टैक्स आपका। ये कंदारी साहब वगैरह बैठे हैं, ये इनके जो सुपर टैक्स लगते हैं 35% तक चले जाते हैं सारी चीजों पे। और अगर आप एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं इस सूबे में तो आप 12 लाख रुपए जब तक नहीं कमाते आप पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, 12 लाख आपने 50,000 रुपए कमाए तो उस 50,000 पे टैक्स है, 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। तो ये एक टैक्स हार्मोनी नहीं है इस मुल्क में, इस सूबे में, और आप उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं जो पहले ही टैक्स नेट में शामिल हैं, जो पहले ही मुख्तलिफ सूरतों में वफाकी और सूबाई टैक्स अदा कर रहे हैं। तो ये तो कोई टैक्स हार्मोनी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। जहाँ इक्वलिटी नहीं होगी वहां पे बहरान होंगे, वहां पे सूरत हाल खराब होगी। हमने उनको बोला है कि भाई आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक तो टैक्सेशन में, आपको पता है कि पूरे सिंध में पाकिस्तान का GDP है $375 बिलियन,
उसमें 28% एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर कर रहा है $90 बिलियन, और उसमें सिंध का एग्रीकल्चर का हिस्सा है 23% यानी $25 बिलियन। $25 बिलियन को अगर आज के पाकिस्तानी रेट के हिसाब से आप करें तो 6.9 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं जो उन्होंने जीडीपी में शेयर किए। लेकिन आप अगर एनुअल में आपको बजट स्टेटमेंट भेजूंगा तो उसमें सूबा सिंध ने 2023-24 में जो टैक्स कलेक्ट किया है इस सेक्टर से, जिसने 6.9 ट्रिलियन रुपीस जीडीपी में शेयर किया है, 62 करोड़ रुपए सर, 629 मिलियन। वाह सर ये एक मसला है सारी चीजों का। नहीं तो नाजिम साहब, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि पहले जो है ना, आसिम भाई एक बात कंप्लीट, हाँ फिर ये आप रख लें कि ये इनकी एक रिकवरी है। दूसरा ये है कि एक आबियाना का एक इनका सिस्टम है। आबियाना सिस्टम ये है कि ये पानी जो काश्तकारों को देते हैं तो उस पर ये टैक्स वसूल करते हैं। अभी निगरां हुकूमत थी, मकबूल बाकर साहब उसमें सीएम थे, तो उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की और इरिगेशन वालों को बुलाया। उन्होंने बोला कि भाई आप ये जो आप 500 मिलियन रुपीस जमा कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपए साल के, और इसका एक कॉन्ट्रा एक्सपेंस होता है M&R एक्सपेंस यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस, उसमें आप 4,500 मिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी कि आप सिंध के शहरी इलाकों से टैक्स ले रहे हैं और वहां पे आप सब्सिडाइज कर रहे हैं। फिर ये वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत एग्रीकल्चर बिजनेस को, एग्रीकल्चर सेक्टर को $500 मिलियन की सब्सिडी दे रही है। आप तो गैदर करेंगे और उस पर आउटपुट आप 62 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करेंगे। चले इस इवन ये पे हो ना कि भाई यहाँ दालें सस्ती हो या आटा सस्ता हो या फल सस्ती हो, बिजनेस सस्ती, कोई चीज सस्ती नहीं है। आप ये देखें तो ये टैक्स हार्मोनी तो फिर बंदा इंपोर्ट ही कर ले, मतलब इंपोर्ट तो आपको सस्ता पड़ेगा। इंपोर्ट आपको सस्ता पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे ये शहरी जो हैं, हमने माजी में देखा कि लोग महंगाई के खिलाफ निकलते भी थे। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लोगों के दरमियान बैठ के, तो वो कहते हैं यार सब कुछ खुश हैं इसलिए तो कोई बाहर भी नहीं निकलता। तो क्या जो सियासी लोग हैं वो एहतजाज भी अब नहीं कर सकते? क्या ये निज़ाम इतना सख्त हो गया है कि एहतजाज करने वाले को डंडे पड़ते हैं और डंडे के खौफ से अब कोई एहतजाज कर भी नहीं सकता? नहीं आसिम भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि एहतजाज की थोड़ी सिचुएशन बदल गई है, थोड़ी उसकी काइंड बदल गई है, किस्म बदल गई है। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमने सिंध की हुकूमत ने, हमने अगस्त 2023 से इन्होंने भर्तियां की थी सिंध गवर्नमेंट में, तो हमने उस पर हम कोर्ट गए, हमने उस पर स्टे लिया। तो आज सिंध हुकूमत ने, कल ही इसका डिसीजन आया है, वो आपने शायद आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि सिंध हाई कोर्ट ने इसको, इस डिसीजन को, इनके 54,000 जो इन्होंने गोस्ट एम्प्लॉयज या पैसे देके टीचर्स का, वो इनको कैंसिल किया है। इसको री एडवर्टाइजमेंट का हुक्म दिया है और बोला है कि भाई जो 60-40% का अर्बन और रूरल सिंध का कोटा है वो आपने इसमें मेक श्योर करना है कि जब आप ये नई हायरिंग करें तो इसमें ये हो। ये यहाँ पे तो नौकरियां ये तो बेच रहे थे इलेक्शन कैंपेन के तौर पे अपने ना, इलेक्शन से पहले हम अपने लोगों को नौकरियां नीचे देंगे, और उनको वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने रुकवाया। अब और बहुत सारी चीजें हैं कि जो मेरे ख्याल से भी वक्त थोड़ा सा हमारा वो हो जाएगा। हाँ, नहीं बस मैं भी क्लोज करूंगा। इस दफा हमने देखा कि 3 लोगों ने जो तकरीर की एमक्यूएम के जो सियासतदान थे, एमक्यूएम से पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, उसको बड़े माने खेज थे और बड़ी जबरदस्त थे, और उसको मैंने देखा बड़े बड़े एंकर्स ने उसको रीट्वीट किया हुआ था। फैसल सब्जवारी साहब ने भी बड़ा धुआंधार किस्म की तकरीर की, और आपने और हमारे दूसरे लोगों ने। तो उन तकरीरों का क्या फ्यूचर में कोई फायदा होगा? वो हम आगे आपसे जब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे वो पूछेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जौहर साहब से मैं पूछ लूँ। जौहर साहब, ये बताएं कि अगले 2 वीक में क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप और आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई बजट तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यूं समझ लें आप। तो ये जो पार्टी है इसका आखिर क्या होगा? क्योंकि हम तो इन्होंने जो, मतलब मेरा नहीं ख्याल के इस तरह के जो टैक्स लगे हैं कि जी अगर कोई जहाज पे आएगा अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचेगा तो उसका टिकट वो नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान से वो अमेरिका वापस जाएगा तो 1.5 लाख रुपए देगा। मैं तो नहीं दूंगा भाई, मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान, एहतिजाजन मैं आ रहा था, अब मैं नहीं आऊंगा। वो इस वजह से नहीं कि मैं 1.5 लाख नहीं दे सकता, मैं वहां पर बिजनेस भी करूं, अगर वहां पर लोग अपने कॉल सेंटर भी खोलें, वो साल में
3 से 4 या 5 दफा चक्कर लगाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कराची के अंदर कॉल सेंटर है, लाहौर के अंदर कॉल सेंटर है, आपका पपायज वगैरह ये जितनी फ्रेंचाइज है इनके हेड ऑफिस अब लाहौर और कराची में। तो हम पागल हैं कि ओवरसीज वाले आपको 32 बिलियन डॉलर भी दें हर साल, फिर हम आपको जब आए तो हम आपको फैसिलिटेट करने के बजाय आप हम पे उल्टा टैक्स भी लगाएं। तो अब आप अपने लोगों की तो खाल उतार रहे हैं, अब आपने ओवरसीज वालों के भी खालें उतारनी शुरू कर दी कि दुबई से गरीब आदमी जब आएगा वापस, जब वो वापस जा रहा होगा तो वो तो मजदूर है ना, वो इतने ही मजदूर है कि कराची की कच्ची आबादी से जो है ना वो औरंगी टाउन में जॉब कर रहा है। मैं दुबई जाके देख कर आया हूँ जितनी गुर्बत, जितने पाकिस्तानी बुरे काम कर रहे हैं, आप उनका रहना खाना पीना सहना देख लें, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस तरीके से वो कमाई कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है क्या देख रहे हैं कि ये, मुझे तो नहीं लगता ये तो जैसे अभी तलत हुसैन बहुत बड़े एंकर हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं जो हूँ आइंदा मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दूंगा उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे, क्योंकि अवाम पे उन्होंने जो हशर किया है। एक ऐसा जर्नलिस्ट जो कि उनकी फेवर करता था आज उनके खिलाफ हो, और ऐसे ही एक नहीं है, अभी 10 और बाहर आएंगे। आप क्या समझते हैं? पहले तो आपने एक सवाल क्योंकि आप पे जब थोड़ा सा एक ओवरसीज पाकिस्तानी पे जब थोड़ी सी बात आई कि आपको आने जाने के ऊपर भी पैसे देने पड़ेंगे, तो आप आपे से बाहर हो गए और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सके। तो थोड़ा सा ये वहां बैठ के वाशिंगटन में बैठ के कराची वालों या पाकिस्तान वालों के दर्द को महसूस करें कि जिस तरीके से अभी रजम साहब ने डिस्क्राइब किया और जो रियलिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इतनी खतरनाक है कि मुझे खौफ आ रहा है। मेरी चौथी नस्ल इस मुल्क में काम कर रही है, हम 1954 से चौथी नस्ल अब हम यहाँ पे काम कर रही है, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। हम बड़े खतरनाक दौर देखे हमने, बड़े यहाँ पे सियासी इख्तलाफात भी देखे और कैसे कैसे यहाँ पे हम ट्रोमा से गुजरे हैं, आप सबको पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी ना कारोबार चलते थे, कारोबारी एक्टिविटीज होती थी। जब यहाँ पे लाशों के ढेर लगते थे ना, उस टाइम भी कटी पहाड़ी के ऊपर जहाँ दिन में लोग जा नहीं सकते थे, उस टाइम भी सरिये और सीमेंट के ट्रक रोज जाते थे, घर वहां भी उस टाइम भी बनते थे। और एक ठीक है खौफ था, लोग जल्दी घर चले जाते थे लेकिन कारोबार करते थे। इस वक्त जो है ना वो ये है कि कारोबार कारोबार नहीं चल रहा है। आपको मैं बताऊं कि मैं एक बहुत बड़े सनत पाकिस्तान के सबसे बड़े सनत इदारे को रिप्रेजेंट करता हूं। यहाँ पे 25 से 30% इंडस्ट्री खत्म हो गई है। यहाँ पे आए दिन इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। आज सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका एक नोटिस बड़ा वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि जी जितनी मेरी ताकत थी मैंने संभाला, अब मैं नहीं चला सकता, मैं 30 जुलाई से अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहा हूँ। आज बहुत वायरल हमारे कराची में ही हुआ ये तो उन्होंने ये अब मसला ये कि हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम आए दिन हमें फोन आ जाता है सुबह के जी 500 लेबर किसी इंडस्ट्री के सामने खड़ी है, एहतजाज कर रही है, क्या हुआ? तो कहते हैं जी उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी, चलने के अपने हिसाब किताब लो और आप जाओ। मालिकों से बात करते हैं, कहते हैं भाई कैसे करें, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, बिठा के कम कहाँ से तनख्वाह देंगे। आपके पास देखें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपकी है ना वो आपकी 35 से 37% इस वक्त ज्यादा है रीजन के अंदर। ये नामुमकिन है कि आप उसको कंपीट कर सकें। यहाँ पे एक एक सेंट के ऊपर कारोबार होता हो, आप इतनी बड़ी कॉस्ट ऑफ डूइंग बेयर करके नहीं कर सकते सर। देखें आपके पास मार्कअप जैसे मैंने कहा हाईएस्ट रेट पे, बिजली हाईएस्ट रेट पे, गैस हाईएस्ट रेट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कोई है नहीं, नो रोड नेटवर्क प्रॉपर आपके पास है नहीं। हम कोरंगी में बैठ के एक सनतकार होने के नाते जो 5-6 हजार इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 अरब रुपया योमिया कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जाता है इन अकाउंट ऑफ नेशनल एक्सचेकर। इतना बड़ा रेवेन्यू देने वाले इदारे के पास हम आज यहाँ बैठ के विंचिंग मशीनें लगा के जो है ना वो नालियां साफ कर रहे होते हैं, गटर साफ कर रहे होते हैं, कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड हम भेज रहे होते हैं, स्कूल हम चला रहे होते हैं, आपके जो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हम चला रहे हैं, अस्पताल हम चला रहे हैं। ये काम इंडस्ट्रियलिस्ट का तो नहीं है, ये तो सरकार का काम है। हमारा काम तो है कि हम जॉब क्रिएट करें, इंडस्ट्री लगाएं, एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों को एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें। वो तो हम कर ही नहीं पाते, हम तो इन चीजों में उलझे हुए, क्योंकि ये बुनियादी चीजें हैं ना। किसी अगर इंडस्ट्री के आगे अगर गटर का पानी जमा होकर रास्ता बंद हो जाएगा तो लोग अंदर कैसे जाएंगे? बाहर के फॉरेनर्स को या बाहर को तो आप छोड़े, उसके अपने एम्प्लॉय अंदर नहीं जा सकते। तो अब ये चीजें जो है ना थोड़ी सी। और उसके अलावा जो बजट का जो आपका क्वेश्चन था कि जी आपने कहा कि क्या होगा, मैं आपको बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि जो हालात मुझे नजर आ रहे, अभी हम शायद बात कर रहे थे जब ऑफलाइन थे, मैं नजम साहब से बात कर रहा था, शायद आपसे कर रहा था कि एक दूध का 1.5 लीटर का पैकेट जो 295 रुपए का मिलता था आज 370 रुपए का हो गया। आप सोचें गरीब आदमी अपना बजट कैसे मैनेज करेगा? एक दूध के उस पर इतना टैक्स लगा कि जी 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 ये खाली दूध की मिसाल में दे रहा हूं, खाने पीने की जो खुर्दनोश की अशिया आप कहते हैं, इन सब में
मैं आपको आज बताऊं कि 15-20 दिन बाद ना, इस महीने के एंड तक लोग बिजली के बिल को भूल के ना ये चीख रहे होंगे कि यार ना हम दूध खरीद सकते हैं, ना पत्नी खरीद सकते हैं, ना साबुन खरीद सकते हैं, ना शैम्पू खरीद सकते हैं, ना टूथपेस्ट खरीद सकते हैं। ये प्राइस इस तरीके से बढ़ने वाली है। ये बहुत चीजें मुश्किल हो रही हैं। और अभी आपने नजम साहब से कहा था कि यार आप रेवोल्यूशन क्यों नहीं लाते, कोई इनकलाब क्यों नहीं आता, लोग रोडों पे क्यों नहीं आते। आप एक बात याद रखिए आजिम साहब, इनकलाब जब भी आता है ना, मिडिल क्लास से आता है। यहाँ पे तो आपने आधे से ज्यादा लोगों को, 40% लोगों को तो सतह गुर्बत से नीचे कर दिया है। जिसको ये फिक्र है कि मैं रात को बच्चों को खिलाऊंगा क्या, जिसके पेट में 2 वक्त की रोटी ना हो, वो कैसे इनकलाब लाएगा। वो खुदकुशी तो कर सकता है, बच्चों को मार सकता है, बेच सकता है, रोड पे लाके इनकलाब हमेशा एक मिडिल क्लास लेके आती है। और यहाँ तो आपने मतलब उस हद तक पहुंचा दिया है कि जो बच गए, अब हम यही बात करते हैं कि मिडिल क्लास तो पाकिस्तान से खत्म हो गई है, बल्कि जो आपकी अपर मिडिल क्लास थी वो मिडिल क्लास से नीचे आ गई है। अब बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की प्राइस 2 रुपए 3 रुपए कम करते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं। अभी बढ़ाए परसों पैसे रातों रात। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीजें आप सोचें कि मैनेजेबल नहीं है, ये बड़ा डिजास्टर है। वॉर फुटिंग लेवल पे मैं शुरू से हम कहता रहा हूं, कई कई चैनल्स पे, कई फोरम पे मैंने कहा कि देखें, मिसाके जमहूरियत बहुत हो गया, मिसाके मईशत की बात करें, बैठ जाएं वॉर फुटिंग लेवल पे, एक इमीडिएट प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान 3 महीने का, 6 महीने का बनाएं। इस इकोनॉमी को, इस इंडस्ट्री को, इस लोगों को वेंटिलेटर से निकालिए कम से कम, और उस पे अपने रूम में तो शिफ्ट करें। ये मर जाएंगे, ये नहीं सरवाइव कर सकते। आज हम बातें कर रहे हैं, आज हम 2 अगस्त को अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सिर्फ 1 महीने बाद आप स्टेटिक्स देखिएगा कि यहाँ पे किस तरह का डिजास्टर होने जा रहा है। ये चीजें खतरनाक है सर। इसमें जवाहर साहब, एक अफसोसनाक इस बजट के बाद जो एक हर कोई जो इस तरह का सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ शोबों में इसी तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स रहने से पहले नजम साहब के पास से एक बात कहना चाहूँगा कि नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अगर आप ये प्रोग्राम देखें तो जहाँ अपने रहने वाले हैं उनसे ज़रूर पूछ लें कि शायद उनको अब आपकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 घरानों को पाल रहा है ऑलरेडी। लेकिन ये जो अभी हालात आप बता रहे हैं, ये मिडिल क्लास तो हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो नलकों में पानी आता था, कराची में टंकी नहीं हुआ करती थी, हमें अच्छी तरह याद है। और अब जब टंकी छोड़ें आप, पानी छोड़ें आप, अभी हमने तो पानी का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि हम बिल्कुल भूल गए इतना किस किस चीज़ों को लाएंगे। यहाँ तो आबे का आबे ही बिगड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा नजम साहब आखिरी रिमार्क्स दें, आप हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहें। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त कराची जो है वो अपने कर्बनाक दौर से गुजर रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे लोकल बॉडीज़ की सर्विसेज हों। बहुत सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है। MQM पाकिस्तान ने एक नई सोच दी है। आपने हमारी बजट तकारीर में हमारे सारा जो इलेक्ट्रल प्रोसेस होने के बाद 8 फरवरी के बाद हमने एक मूव फॉरवर्ड एक सोच दी है। और हमने ये भी बात की है, देखें वही मैं कंदारी साहब की बात करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा उसको, कि पाकिस्तान को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना रिकन्सिलेशन की है। हम सबको एक दफ़ा बैठना होगा। ये एक कोई एक जमात, सिंगल जमात, कोई सिंगल इदारा ये नहीं कर सकता। हम सबको एक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बैठ के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपने डिसीजन सेट करने पड़ेंगे, अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। जब ही हम इस खतरनाक सूरत हाल से हम बाहर निकल सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो। बिल्कुल। जौहर साहब, लास्ट रिमार्क्स हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहें आप। बस सर, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं और जो इकोनॉमी की कंडीशन है, इंडस्ट्री की कंडीशन है, मैं हमेशा ही कहता हूं कि इस मुल्क को सर्वाइवल के लिए 2 चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिसको हम सर्वाइव कर सकते हैं। आपको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाने होंगे, और एक 67% आपका वो बेस, हमारा जो है एग्रीकल्चर बेस कंट्री है, वहाँ पे कोई रिफॉर्म नहीं है, कोई नया मैकेनिज्म, कोई फॉर्मेशन नहीं हुई है। 100 साल पुराने तरीके से हम वहाँ पे अपनी पैदावार ला रहे हैं। आप अपने रूरल एरियाज को, वहाँ पे जो आपकी नई जनरेशन है उसको वहाँ पे ट्रेन करें ताकि वो वहाँ प्रोड्यूस कर सके। और जो आपके अर्बन एरियाज हैं वहां पे सर सिर्फ एक चीज है, ये 24 करोड़ के मुल्क के अंदर जो रिफॉर्म ला सकती है, जो एक इनकलाब ला सकती है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आपका नौजवान, एक छोटी इंडस्ट्री से लगती है तो उसमें 200-400-500 खानदान मुंसलिक हो जाते हैं। इतनी बड़ी आबादी को आप कहाँ लेके जाएंगे अगर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, जबकि आपके पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद है। उसका इस्तेमाल गलत है, उसको मिसयूज किया जाता है, उसमें करप्शन का एलिमेंट है, उसमें जो भी नाअहली है। और एक काम और मैं सर आखिरी कहूंगा कि खुदा के लिए जब भी आप बजट बनाएं, कोई पॉलिसी बनाएं, कोई चीज भी करने जाएं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो ग्राउंड पे उसको देख रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करें, उनको सुने, वो आपको बहुत अच्छी तजावीज देंगे।
कि यूट्यूब के ऊपर बैठ के ना बजट जिस नहीं बनता सर, ये वही बात है कि साइकिल चलाना या स्विमिंग करना यूट्यूब पे नहीं आती। उसके लिए आपको पूल में उतरना पड़ता है, रोड पे साइकिल लेके आना पड़ता है। ऐसी जो जो जेन्युइन लोग हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, जिस काम को जानते हैं, आप उनकी तो सुने। उनको तो पता ही नहीं होता, उन पर तो आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपनी पॉलिसीज को, और फिर बाद में वो चीजें मैनेज नहीं हो पाती। जब तक इस टाइप के कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं लिए जाएंगे, गोल्ड स्टेप नहीं लिए जाएंगे, और जंगी बुनियाद पे बैठ के तमाम चीजों से बाला तोड़ के आपको समझना पड़ेगा, बजट में भी कुछ तब्दीली करनी पड़ी तो करें। ठीक है, टैक्स लें, आपने नॉन फाइलर को टारगेट किया, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, लेकिन तरीकेकार गलत है। आपके पास टैक्स में लोग क्यों नहीं आते? इसीलिए नहीं आते कि उनको खौफ है कि आज फाइलर बनेंगे, कल ऑडिट खुल जाएगा, परसों नोटिस आ जाएगा, फिर एक खाली रिटर्न का जवाब देंगे, 10,000 रुपए का वकील करना पड़ेगा। 10,000 का वकील इस जमाने में कहां से लोग कोई लाके करेंगे, और फिर वहां जाकर रिश्वत कौन देगा? तो लोग कहते हैं इससे अच्छा नॉन फाइलर है। आप बुनियादी चीजें तो ठीक नहीं कर रहे, खाली कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट करके चल रहे हैं। और जैसा अभी रंजन साहब ने कहा, जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को निचोड़े जा रहे हैं, वो भी फिर एक दिन आपके पास सर ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। हजारों बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, फ्लाइट कैपिटल हो रहा है। पहले तो एक मिसाल से कहा जाता, आज मैं जानता हूं उन लोगों को जिन्होंने यहाँ से चीजें रैप अप कर दी है, निकल रहे हैं, एक दो बच्चों को बाहर भेज दिया। वो कह लेंगे यार नहीं चल सकते, अब बस हो गई है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कैसे काम करेंगे? और अच्छा, पैसा तो सर। मैं प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ ले आया था, लेकिन मेरा एक सवाल जो है ना मुझे जहन में आया कि अभी आपने सियासी इस्तेहकाम की बात की, तो सियासी इस्तेहकाम तो अब अमेरिका से वाबस्ता हो गया। मैं नजम साहब से भी इसके बारे में पूछूंगा कि अमेरिका में एक रेजोल्यूशन पास होती है और वो करवाई जाती है, और एम्बेसडर साहब जो हैं उनको फारिग कर दिया जाता है। इस रेजोल्यूशन के बाद जो है उनके ऊपर सख्त जो है इल्ज़ामात हैं, और मेरे जो ख़ास कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके खिलाफ इंक्वायरी भी खुलेगी, क्योंकि हमने अपने इन्हीं प्रोग्रामों पे उनको आज से नहीं बहुत पहले बता दिया था कि आप लोग जिस तरीके से एम्बेसी के अंदर पीटीआई को फैसिलिटेट कर रहे हैं नीचे से ऊपर तक, जो लोग एम्बेसी के बाहर आके पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की एजेंसीज को गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, उनको आप फैसिलिटेटर बना के पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर और पाकिस्तान हाउस के अंदर खाना खिला रहे हैं। तो उस पर काफ़ी नाराज़गी भी है, क्योंकि एक हमने ये पोल खोले और बाकायदा प्रूफ के साथ खोले, वो तस्वीरें शेयर की जहां आपने उन लोगों को बिठाया हुआ था, और 2 दिन पहले उसी एम्बेसी के बाहर वो कह रहे थे आर्मी चीफ मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद, और आपने उन लोगों को। तो अब पाकिस्तान को, फॉरेन ऑफिस को समझ में आया कि उनके साथ गेम हो गया है, कि जिस एम्बेसडर को बिठाया गया था कि जनाब आपने ये सब करना है, वहां पर उन्होंने आंखें बंद की, और जब रेजोल्यूशन पास हो गई, इससे पहले एक जगह और वो गई थी, वहां पे 52-0 से वो आगे पास की गई। उस वक्त भी हमने न्यूज में नहीं सुना, आपने नहीं सुना कि अमेरिका में क्या होने जा रहा है। बहरहाल दुनिया में कारोबार पे असर पड़ता है, आईएमएफ के कर्जों पे भी शायद असर पड़े, क्योंकि आपके लॉ मेकर्स जो हैं अगर कुछ कहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने सेकंड डे जो है खुद भी करारदाद पास की। क्या कहेंगे नजम साहब, इस जो इस्तेहकाम, जो सियासी इस्तेहकाम जो है वो आने नहीं दिया जा रहा, पिछले 2 साल से जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से बाहर कोई भी रहता हो वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के पाकिस्तान के अंदर कोई नई कंपनी खोले। क्या कहेंगे इस पे? इसमें सबसे पहले तो मैं उस करारदाद की सख्ती से मजम्मत करूंगा जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इसको मदाखलत करार दूंगा, और इसके पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साजिश है उसकी भी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करूंगा कि अगर आपका भाई इतनी लॉबिंग थी तो आप ज़रा फ़लस्तीन के बारे में करारदाद करवा लेते ना इसराइल के ख़िलाफ़, जब आप इतनी लॉबिंग कर सकते हैं। आप अपने अंदरूनी मदाखलत करवा रहे हैं अपने मामलात में। देखें यही मसला था, यही मसला इमरान खान साहब की सोच में। देखें इस मुल्क में 10 वज़ीर आज़म आए हैं, 10 वज़ीर आज़म को हटाया गया है, 10 वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि किसी ने अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान की सालमियत को कुर्बान नहीं किया है। यही सोच है कि वो ही सोच देके यहाँ पे ट्रांसफर की गई कि अपने इक़्तिदार, आप पीटीआई को अभी ले आए इक़्तिदार में, इनको गारंटी दे दें इनसे बड़ा मुहब्बे वतन कुछ नहीं होगा, ये फौजी तराने गाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन जहां आप इनको इक़्तिदार से अलग करने की बात करेंगे,
भाई अदालतें मौजूद है ना पाकिस्तान में, यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं ना, उसमें केस चल रहे हैं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एक दिन, सब चीजें चल रही हैं। आप जाके अमेरिका की कांग्रेस में जाके करारदादे पेश करवा रहे हैं, ये एक बहुत ही मजमूम साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। आपने दूसरी बात की सियासी इस्तेकाम की, सियासी इस्तेकाम देखिए कैसे आएगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने से आएगा, एक दूसरे को तस्लीम करने से आएगा। हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें, हम उनका करें, वो हमारा करें, और एक रिकंसिलेशन के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें पहले एक कौम बनना पड़ेगा, उस कौम को हम आगे जब एक बन जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान और ये कौम तरक्की करेगी। लेकिन नजम साहब मसला तो यही नहीं है ना, मसला तो यह है कि वो पाकिस्तान हारता है क्रिकेट तो वो खुशियां मना रहे होते हैं, पाकिस्तान पे जब रेजोल्यूशन पास होती है तो वो खुशियां मना रहे होते हैं, वो स्पेसिस पे बैठ के कहते हैं अब मजा आएगा जब फौजी इस पे पाबंदी लगेगी, अब मजा आएगा जब IMF का अगला कर्जा नहीं मिलेगा। ये घर की लड़ाई नहीं है, ये मुल्क की लड़ाई है। अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन जो आगे फॉरेन ऑफिस बैठा हुआ है, जो वहां पाकिस्तान के अंदर इंतजामिया है, हमने देखा है उस तरह का रिएक्शन नहीं है जो यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए, मतलब गालम गलोच तो दूर की बात, उनको बस चलता है कि कल पाकिस्तान तबाह हो जाए, अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वो लोग पाकिस्तान जाते भी हैं, उनको वीजा भी मिल जाता है, वो वापस भी आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं जबान का है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन है कि अपना पसंद और नापसंद है, इसे क्या, मेरी ये चीज समझ में नहीं आती। इसमें बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने एक ज़ॉम्बीज़ कहूँगा मैं कि एक ज़ॉम्बीज़ की एक फ़ौज तैयार कर दी है इधर ना, इस मुल्क में एक सोच दे दी है उनको, जो अदम बर्दाश्त, अदम मतलब एक दूसरे को सियासत में नफरत, गालम गलोच, और ये परवान चढ़ते चढ़ते ये हर सेक्टर में पाकिस्तान के ये एक सोच पहुंची है, जिसका आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है कि वो अब थोड़ी सफाई होनी शुरू हुई है। और जहाँ तक आपने फॉरेन ऑफिस की बात की, तो होगी मे भी कोई ऐसी वहाँ पे, क्योंकि मेरे वहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं है, मेरा वहाँ पे इतना एक्सेस नहीं है इस चीज़ों का, कि सारी चीज़ों का, लेकिन इसको कंडेम करना चाहिए इस बात को। चलिए, थैंक यू जौहर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप तो कारोबारी लोग हैं ऐसा ना हो PTI वाले आपके साथ जो है आपके कारोबार। आपको पता है अमेरिका यूरोप में क्या होता था कि अगर होटल वाला है वो PTI के खिलाफ कुछ बोलेगा तो 500 बैड रिव्यूज होंगे, अगर वो किसी दुकान वाला है तो मुसीबत। इवन अगर स्कूल में आप टीचर हैं या यूनिवर्सिटी में आप टीचर हैं, आपको 500 ईमेल चली जाएंगी आपके कैरेक्टर एसोसिएशन की, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ भी आपको पता है यहाँ मारने की कोशिश की गई, बड़ा वो हुआ। तो मतलब खैर, मैं चाहूंगा आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम प्रोग्राम खत्म। मैं एक्चुअली सियासी आदमी तो नहीं हूँ ना, मेरे पास इतना सियासी बसीरत है जितनी नजम साहब बैठे हैं ये लोग समझते हैं, क्योंकि इनकी फील्ड में तो अपनी यही जो है ना वो बिजली पानी गैस और पेट्रोल और नाले गटर की बातें करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा बहसियत पाकिस्तानी, कोई भी हमें देखें, हम वो कौम है कि जब इस मुल्क में जलजला आता है, तूफान आता है, बारिश होती है, कोई भी डिजास्टर आता है, इवन जब पाकिस्तान क्रिकेट के मैच के फाइनल में खेल रहा होता है, तो हम उस वक्त ना कोई PTI का होता है, ना कोई मुस्लिम लीग का होता है, ना कोई MQM का होता है, ना कोई पंजाबी, ना सिंधी, ना पठान, ना बलोच, एक पाकिस्तानी बन जाते हैं और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की इज्जत के लिए हम दुआगो होते हैं और सब एक हो जाते हैं। जब 2005 में जलजला आया और तो पहली जो ट्रक यहाँ से पहुंचा था माल लेके, वो कराची से गया, तो उस वक्त हम तमाम तासुब से, तमाम निशानियत से पाक होके एक पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो क्या हमें पाकिस्तानी बनने के लिए किसी खुदाई आफत का इंतजार करना पड़ेगा कि जब जलजला तूफान आता है तो हम एक कौम बनते हैं? क्या वैसे में कौम नहीं बन सकते? हम बासियत कौम एक मजबूत कौम बने, और सियासी अमल एक जमहूरी प्रोसेस है, वो तो हर एक जो तरीक़ेकार है उसके हिसाब से उसमें अपने आप को जो इलेक्ट होके आते हैं, जिनका मैंडेट है, उनका एहतराम करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए अपनी चीजें पूरी करने का, और उनसे अपनी इस मुल्क की बका के लिए जो चीजें बेहतर है उनसे मनवानी चाहिए। पहले बासियत कौम हम एक बन जाएं तमाम चीजों से बालातर होके, तो उसके बाद आई थिंक सियासी मामला भी हल हो जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब, आपका कीमती टाइम आपने अपने ऑफिस से दिया। जौहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम सब दुआ गो हैं कि दुनिया में जो है वो अमन व अमान रहे, हर मुल्क जो है वो उस पर इस किस्म की आफत ना पड़े। इन्हीं अल्फाजों के साथ जो है आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching
Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.